बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या हुकूमत आइंदा 2 सालों में अपने अहदाफ पूरे कर पाएगी? हम्माद अजहर साहब के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में पेट्रोलियम शोबे के गर्दिशी कर्जों में 50% का इजाफा हुआ है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिर्फ नुमाइशी इजलासों से ये महंगाई ख़त्म नहीं होने वाली, इसके हवाले से हमें ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। और बदतरीन महंगाई जो है, इसका सद्देबाब हुकूमत किस तरीके से करेगी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गाहे बगाहे ये कहते रहते हैं कि अवाम ये नहीं देखेगी कि कितनी तब्दीली आई, कितनी चेंजेस की गई, गवर्नेंस हम बेहतर बनाएंगे। तो गवर्नेंस बेहतर किस तरीके से की जा सकती है? कितनी मजीद तब्दीलियां अभी तक दरकार होंगी? इसी पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उसको लेकर हमारे वज़रा ये कहते हैं कि ये कोई अनोखा मुल्क नहीं है जहां पर महंगाई हुई है। क्या आप ये नहीं समझते कि वाकई हम अनोखे नहीं हैं? हम तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होते हैं। हमारी आवाम को फैक्ट्स एंड फिगर से कोई लगाव नहीं होता, उन्हें ज़मीनी हकाइक से लगाव होता है। जी, मेरा ख़्याल है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज जो हमारा गरीब लोग हैं और ख़ासकर जो वर्किंग क्लास फैमिलीज़ हैं, इवन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, महंगाई जो है उसके असरात जो हैं वो मौजूद हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर साहब की और हमारे हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि महंगाई का बोझ जो है जितना भी हम गरीब आवाम से कम कर सकते हैं वो कम करें। देखें, कोविड-19 की वजह से जो दुनिया पूरी में मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, जीडीपी की जो ग्रोथ है जो मुतवक्को थी कोविड-19 की वजह से, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी वो हदफ जो है वो हासिल नहीं किए जा सके। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये बात पॉजिटिव है कि 2021 में हमारा जो हदफ है कि 4 से 5% जो है जीडीपी में ग्रोथ होगी। देखें, डॉलर जो है उसकी कीमत 120 रुपए थी और अब डॉलर की कीमत जो है तकरीबन 170 रुपए के करीब हो गई है। तो जिस तरीके से डॉलर जो है मजबूत हुआ है, रुपया कमज़ोर हुआ है, इससे जो है हमारी कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। और उसके साथ साथ ही कोविड जो था वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। और फिर आपको ये भी मालूम है कि हमारी जो एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है, तो हमने वहाँ पर गंदम जो है वो आपको मालूम है कि जब गंदम का मौसम आता था तो उस वक़्त बारदाना नहीं होता था, हुकूमत गंदम नहीं ख़रीदती थी, उनके लिए परेशानी होती थी। गन्ना जब मौसम आता था तो उस वक़्त मिलें जो हैं 180 रुपए का सरकारी रेट होता था और 140 रुपए में कोई कस्टमर जो है वो नहीं होता था। तो गंदम की कीमत में हुकूमत ने इजाफ़ा किया, 1800 रुपए फ़ी मन किया। सिंध की हुकूमत ने 2000 जो है रुपया फ़ी मन किया। इसी तरीके से आपको मालूम है कि कॉटन की कीमत जो है वो भी अब पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं समझता हूँ कि इन कीमतों के इजाफे से यकीनी तौर पर कॉमन मैन जो है उसको नुकसान पहुँचा है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो एग्रीकल्चर में लोग हैं वहाँ पर किसी हद तक वहाँ पर खुशहाली जो है वो आई है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारी हुकूमत के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, लेकिन इंशाअल्लाह हम यकसोई के साथ मेहनत करेंगे और इन चैलेंजेस जो है इंशाअल्लाह आवाम की तवक्कात जो है उन पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। गवर्नर साहब, 2 सवाल। एक तो आज आपने अफ़गानिस्तान के लिए 10 करोड़ की इमदादी सामान भेजना और उसके लिए एक बहुत बड़ा काम शुरू किया, जबकि आप जिस मुल्क से इस बहुत गहरा जहाँ पे आपने सियासत भी की पाकिस्तान के अलावा, वहाँ पे शायद अफ़गानिस्तान को नहीं माना जा रहा और बैरूनी कुफ्ते अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जा रही हैं, और इस वक्त में आपका अफ़गानिस्तान के लिए 10 करोड़ की इमदाद का सामान। और उसके बाद ये भी एक सवाल साथ ज़रा कर लीजिएगा कि ये बड़ी शुनीद बड़ा चर्चा चल रहा था, बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, मगर किसी अहम शख्सियत के कहने पे आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया और उससे आप रुक गए।
देखिए, दो सवालात जो हैं एक आपने उठाए हैं। पहली तो बात तो यह है कि मेरी किसी अहम शख्सियत से ना तो मुलाकात हुई है, ना मुझे किसी अहम शख्सियत ने जो है इस्तीफ़ा देने से रोका है। और मैंने पहले भी कहा है कि ना मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ना कोई इस्तीफ़ा मुझसे मांग रहा है। लेकिन जो इस्तीफ़े की ख़बरें गर्दिश में आना शुरू हुई वो मेरी एक स्टेटमेंट की वजह से हुई हैं कि मैं जो है अगला जो जनरल इलेक्शन आने वाला है उसमें मैं जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो मैं लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो वकला से मशवरा किया। आपको मालूम है कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद गवर्नर जो है वो 2 साल तक जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मैंने बहुत से वकला से मशवरा किया। उन्होंने कहा नहीं, जो गवर्नर है वो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता और उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले जो हैं वो मौजूद हैं। तो जब मैंने वकला की ओपिनियन ली तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो उस वक़्त भी मैं जो है इलेक्शन जो है रिज़ाइन करके उस वक़्त इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो ये सारी ख़बरें जो हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 2001 में जब 9/11 हुआ था तो उस वक़्त मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर था और उस वक़्त पार्लियामेंट में रीसेस थी, एमरजेंसी पार्लियामेंट का इजलास जो है वो बुलाया गया और उसमें मैंने ये बात जो है ये वाज़ेह की थी कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं 9/11 के वाक़या की वजह से उनको इस पे बड़ी अफसुर्दगी हुई है और पूरी बरतानिया के जो मुसलमान हैं और मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, हम सब लोग जो हैं बरतानिया के लोग जो हैं वो अमेरिका के 100% शाना बशाना खड़े हैं और इस मुश्किल वक़्त में हमारी नेक तमन्नाएं अमेरिका के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने ये भी अपनी तकरीर में वार्न किया था कि अगर अफ़गानिस्तान पे हमला किया गया तो इससे दुनिया की स्टेबिलिटी को, दुनिया के अमन को नाकाबिल तलाफ़ी जो है वो नुकसान पहुँचेगा और उससे कोई किसी किस्म का भी अमेरिका को या यूरोपियन ममालिक को कोई फ़ायदा जो है वो पहाड़ों को बम्बार्डमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो आज भी हम लोग जो अफ़गानिस्तान वार के ख़िलाफ़ थे, इराक़ की वार के ख़िलाफ़ थे, अब पूरी दुनिया हमारे नुक्ता नज़र को मानती है कि और इवन बरतानिया के लोगों की बहुत बड़ी मेजॉरिटी, यूरोप के लोगों की बहुत बड़ी मेजॉरिटी, इवन मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था 2 हफ्ते के लिए, वहाँ मैं बहुत से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर उनसे मिला। तो अब तकरीबन तमाम दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि 2.3 ट्रिलियन जो है वो इस जंग जिसकी ज़रूरत नहीं थी उस पर खर्च किया गया, लाखों जानें जो हैं उसकी वजह से ज़ाय हुई। तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, जो प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, लेकिन अभी मुल्की सियासत पे बात कर लेते हैं। आपका एक बयान था कि मैं उर्दू का भी सर्वर हूं और इंग्लिश का भी सर्वर हूं। क्या समझते हैं कि आप गवर्नर रह के ज्यादा सर्व कर सकते हैं या फिर कौमी असम्बली का मेंबर बन के या विफाकी वजीर बन के? देखें, आपको मालूम है कि गवर्नर का रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और मैंने हमेशा बरतानिया में जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो की है और यहाँ भी मैं जो पाकिस्तान आया हूँ तो मकसद तो यहाँ पर लोगों की खिदमत करना है, अदारों की बेहतरी बनाना है। तो लोगों की खिदमत जो है और मेरा हमेशा एक हल्का रहा है और जो बंदा हल्के का आदी हो जाता है तो वो भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप का हल्का हो, आप वहाँ पर जाएं, लोगों के मसाइल सुनें। सब आपने गवर्नर हाउस को भी तो हल्का ही बनाया, अगरचे एज ए गवर्नर पंजाब, गवर्नर हाउस जी जी मैंने गवर्नर हाउस में पूरे पंजाब, जी पूरे पंजाब के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, आम लोगों के लिए मेरे दरवाजे जो हैं खुले हैं और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि जो पहला रमज़ान का महीना था जब मैं गवर्नर बना था तो उस महीने 50,000 से ज़्यादा आम लोग जिन्होंने कभी गवर्नर हाउस नहीं देखा था उनकी इफ्तारियां की गई और उनकी इफ्तारियां जो है उन पे हुकूमत जो सब आप तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सब आप तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सुने आपकी अहलिया भी इलेक्शन लड़ रही हैं? देखें, ये मेरा ख्याल है कि क्यास आराइयाँ हैं
मैं जो इलेक्शन जो है, आपको मालूम है कि हर इलेक्शन में कवरिंग जो है वो कैंडिडेट होता है, तो वो भी अभी उनसे मशवरा करना है। तो अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं, मान ले जाती हैं, तो फिर वो मेरे जो है वो कवरिंग कैंडिडेट जो हैं मेरी होंगी। कितने % चांस है? लगता है वो आपकी सियासत से देखिए जी, तंग मुझे है, तो वो चाहती यकीन है है। सियासत से आउट हो जाए, सियासत छूट जाए। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मैडम जो हैं उनका तो टॉप प्रायोरिटी जो है वो सर्वर फाउंडेशन के साथ है, और वो सुबह से शाम तक जो है वो पीने का साफ पानी लोगों को देना, वुमेन एम्पावरमेंट के काम करना, हेल्थ पे करना, एजुकेशन कैंप पे करना, आई कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, तो ये सारे काम जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़ोर शोर के साथ कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि समटाइम्स मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कि मुझसे ज़्यादा कमिटमेंट के साथ वो अपने गवर्नर साहब, जहाँ पे मसरूफियत की बात आ गई है, वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा मसरूफियत आपकी होती है। कहा यह जाता है कि आप लॉबिंग करते हैं, इस तरह की खबरें भी आती हैं, इसमें कितनी हकीकत है? और अगर हकीकत नहीं है तो ये खबरें किन की जानिब से फीड की जाती? देखिए, मैं किस चीज़ की लॉबी करता हूँ? मैं तो गवर्नर हाउस में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नर हूँ। इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे गवर्नर बनाया है, तो मैं तो अगर लॉबी करता हूँ तो वो हुकूमत की लॉबी करता हूँ। अगर लॉबी करता हूँ तो पंजाब को मजबूत बनाने की लॉबी करता हूँ तो लोगों को जो है मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप चार्टी के काम जो हैं करें। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया जानती है कि ड्यूरिंग कोविड-19 12 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्टी जो है गवर्नर हाउस के हवाले वसातत से हुई है, और ये जो 12 अरब रुपया है उनमें कोई पैसा जो है वो न सर्वर फाउंडेशन को आया है न मुझे आया है, बल्कि जो 190 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी काम कर रही हैं वो अपने अपने तौर पे काम कर रही हैं। देखिए, मैंने पंजाब नेटवर्क की बुनियाद रखी थी 2013 में। उसका मकसद ये था कि हमारी तमाम जमातें अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत रखते हुए हम कलेक्टिव एफर्ट्स करें, और कलेक्टिव एफर्ट्स करने का फ़ायदा ये है राना अजीम साहब कि हमने ड्यूरिंग कोविड-19 20 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को राशन पहुंचाया। हमने तमाम जेलों में जो हमारे भाई कैदी हैं उनके लिए नहाने का साबन, कपड़े धोने का साबन, सैनिटाइज़र, मास्क और जो भी ज़रूरियात की चीज़ें थी वो हमने तमाम जो हमारे 45,000 प्रिजन्स हैं उनको पहुँचाए। फिर वहाँ पर जो पैरामेडिक्स हैं हमारे, उनकी जो ज़रूरियात थी वो भी पूरी की। और आज भी कल मैंने जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए माशाल्लाह जो है एक कैंपेन लॉन्च की है, जिसमें पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान जो है वो हम अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं। आज तमाम जेलों में हेपेटाइटिस फ्री प्रिजन्स हमने लॉन्च किया है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका काम नजर आता है माशाल्लाह, और सारा कुछ चलता रहता है। लाखों लोगों को पीने का साफ पानी दे रहे हैं। साहब, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में भी आप गवर्नर हैं, इस मौजूदा हुकूमत में भी आप गवर्नर हैं, काम का मज़ा दोनों में से किस में बेहतर था, और गवर्नेंस के हवाले से दोनों में से कौन सा दौर बेहतर था? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि हर जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें वीकनेस भी होती हैं, उनमें स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसानों में खूबियाँ भी पैदा की हैं, उनमें जो हैं कमज़ोरियाँ भी होती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हम तो जो भी काम करते हैं हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, तो जितने काम हमने एज ए गवर्नर पंजाब किए हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे तो उन चीज़ों पे बड़ा फ़ख्र है कि कोविड-19 आया तो हम फ्रंट लाइन पे। नहीं, जैसा मैं जो जानना चाहता हूँ, आप इस पे कोई शक नहीं, शहबाज शरीफ दौर में आपको काम करने में रुकावट थी या इस दौर में काम करने में बहुत सहूलत है? देखिए उसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि पिछले दौर में जो है पीने का साफ पानी जो है वो मैं सिर्फ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए करता था,
और इस दौर में मुझे ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मेरे कहने पे वाटर अथॉरिटी जो है वो बनाई गई, जिसको हम पंजाब आब पाक अथॉरिटी का नाम दिया है, पापा हम उसको कहते हैं। उसके ज़रिए इंशाल्लाह हम एंड ऑफ दिसंबर तक तकरीबन 75 लाख लोगों को पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड कर देंगे, और इतने ही लोगों को 75 लाखों को लोगों को हमारे जो NGOs हैं जो पानी में काम कर रहे हैं वो पानी लोगों को जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि एक इंसान को भी अगर आप जो है पीने का साफ़ पानी दे दें तो शायद अल्लाह बख्शिश कर दे। तो हम तो लाखों लोगों को डेली जो है पीने का साफ़ पानी दे रहे हैं, तो ये एक प्लस है। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि जो पिछले दौर में नहीं था, जब मैं चांसलर था तो उस वक्त जब चांसलर जो है वाइस चांसलर के साइन करता था तो उनमें से चीफ मिनिस्टर जो हैं वो 3 नामों में से किसी को भी एक रिकमेंड करके भेज देते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने ये फ़ैसला किया कि जो भी नंबर 1 होगा सर्च कमेटी पे उसको हम वाइस चांसलर लगाएंगे। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब का भी तामन शामिल है, इसमें राजा यासर हमायूं साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका भी तावन हासिल है, और फिर 12 से जो तकरीबन लोग जो हैं एक्टिंग वाइस चांसलर लगे हुए थे हमने उनको परमानेंट चांसलर लगाया। खुशाइन बात है कि जो डिजर्व करता है सिर्फ उसी के ऊपर ही गौर किया जाता है। चौधरी साहब, जब तकाबुल हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं मौजूदा दौर की। ऑपोजिशन अक्सर वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठाती है। चलें, ऑपोजिशन का तो काम ही है, लेकिन बहुत से हुकूमती रहनुमा भी जो हैं, जो मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, वो भी गाहे बगाहे छुपे अल्फाज में किसी के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देते हैं। आप वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात करने वाले मेंबरान के बारे क्या राय रखते हैं? देखें, जो गवर्नर है उसको तो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट कर दिया और उसके बाद वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर है उसको जो है प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है, और आप सबको मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 100% एतमाद जो है उनको हासिल है। उसके बाद फिर प्रोविंशियल असम्बली जो है उनका भी उनको एतमाद हासिल है। आज तक कभी भी कोई ऐसी जो है मुझे तो कोई विजिबल चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हमारे पंजाब असम्बली के मेंबरान जो हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमिन ना हो। और उसके बाद फिर हमारे इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग कॉफ है, तो वो भी उन पे कभी भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो कि वो कहते हैं कि इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो अगर उनको प्राइम मिनिस्टर का एतमाद हासिल है, उनको प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान का एतमाद हासिल है, उनको इत्तेहादी जमात का एतमाद हासिल है, तो फिर बाकी बातें तो मीडिया की बातें हैं, वो चलती रहती हैं। जो साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप को कहाँ देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? देखिए, एक बात जो जहांगीर तरीन के ग्रुप के बारे में है, मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग जो हैं जहांगीर तरीन साहब को जिन्होंने जो है सपोर्ट किया है, उन्होंने उनकी जो मुश्किलात हैं या उनके जो ख़िलाफ़ केसेस हैं उनके बारे में उन्होंने इज़हार हमदर्दी किया है। तो मैं जहांगीर ग्रुप के जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, मैं तो ग्रुप भी नहीं कहूँगा, मैं तो समझता हूँ कि एक इज़हार हमदर्दी के लिए वो उनके साथ गए थे। तो मेरी उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ या पार्टी में कोई रिबेलियन के करने की कोई बात जो है उनसे नहीं सुनी है। बल्कि मैंने तो कोई एक भी स्टेटमेंट जहांगीर खान तरीन की भी नहीं सुनी है जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं पार्टी को किसी किस्म का नुकसान जो है वो पहुंचाना चाहता हूँ। चौधरी साहब, ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक एक मखसूस बिल जिस पे आपने मंजूरी देने से इनकार कर दिया, उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा कि ये बिल जो अब है गवर्नर को नहीं भेजा जाएगा, तो वो बाकायदा कानून की शक्ल भी इख्तियार कर गया। आप कहते हैं इत्तेहादी राजी हैं, लेकिन ये ऐसा तासुर गया कि एक छोटी पार्टी ने बड़ी पार्टी को ओवर रूल किया। ना तो चीफ मिनिस्टर उस पर बोले, ना आपने कोई एहतजाज किया। देखिए, मेरा काम एज ए गवर्नर पंजाब एहतजाज करना नहीं है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मेरे परवेज़ इलाही साहब से ताल्लुकात हैं। तो मैंने जब ये बिल जो है जब मैं ऑब्जेक्शन, देखें जो सूबाई असम्बली है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सुप्रीम अदारा है, और वो जो
फैसला करते हैं उनकी सारे लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं समझता था कि ये जो सज़ा देने वाली बाकी बिल में मेरा अपना ख्याल है कि उसमें अभी कोई थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो आएंगी, तो मेरा सिर्फ उसमें एक ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि जो सज़ा देनी जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको सज़ा देने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। वो किसी को रेप्रिमांड कर सकते हैं, उसको इंक्वायरी के लिए किसी और अदारे के पास भेज सकते हैं, और सज़ा देने का इख्तियार जो है वो पूरी दुनिया में जुडिशरी को होता है। तो इसलिए मैंने वो बिल जो है वो वापस किया था। और आपको मालूम है कि कानून मुल्क का बड़ा क्लियर है कि जब दूसरी दफ़ा असम्बली से पास होके आता है तो अगर गवर्नर 10 दिन उस पर दस्तखत ना करे तो वो ऑटोमेटिक कानून जो है वो बन जाता है। तो वो अब पंजाब असम्बली जाने और कानून जाने। तो साहब, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादले हर दूसरे दिन हो रहे हैं। आईजी तब्दील, चीफ सेक्रेटरी तब्दील, ब्यूरोक्रेट्स तब्दील। क्या इस तमाम मामलात में कभी आपसे मशावरत होती है और आप इन मामलात को किस नज़र से देखते हैं? देखें, आपको मालूम है कि तबादले करना और जो है पोस्टिंग्स देना, ये इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है। ये चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं, वज़ीर आला जो हैं, उनके इख्तियार में है और तमाम सूबों में उनके इख्तियार में। लेकिन मेरी अपनी जो सोच है, मैं तो अदारों को इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ। मैं अदारों में सियासी मुदाखलत जो है वो मिनिमम देखना चाहता हूँ। और आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर की भी विज़न यही थी और यही है कि हमें अदारों को एम्पावर करना है, अदारों को अकाउंटेबिलिटी में ज़रूर लाना है। तो उसमें मुझसे किसी किस्म की भी कभी जो है मुशावरत जो है नहीं की गई। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं चाहे वो चीफ़ सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात होती है, आईजी पंजाब से होती है, चीफ़ मिनिस्टर साहब से होती है, तो मैं एक बात जो है उस पर ज़रूर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है ज़रूर करता हूँ कि स्टेबिलिटी लाने के लिए, देखें 2, 4, 6 महीने तो किसी भी शख्स को जो है अपना डिपार्टमेंट है उसको समझने में लग जाते हैं। तो इसलिए जितना भी स्टेबिलिटी हम लाएंगे, जितना कम से कम तबादले होंगे, उतना ही हम मोर इफेक्टिव तरीके से, भरपूर तरीके से काम कर सकते होंगे। लेकिन यूरोप का टूर आपका आ रहा है, नहीं मालूम कि कौन से चैलेंज मुझे एक मिनट में राणा अजीम साहब, मुझे ज़रा ये बात खत्म कर कि मैं बाकी रही गल कि कौन से चैलेंजेस हैं, क्या वजूद हाथ हैं, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता, वो चीफ मिनिस्टर साहब बेहतर जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उनको ये तबादले जो हैं वो करने की ज़रूरत जो है वो पेश आती है। तो इस बारे में वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो सब यूरोप किस मिशन पे जा रहे हैं? जी, यूरोप में जी देखें, बात यह है कि आपको मालूम है कि यूरोप में एक है यूरोपियन कमीशन, एक है वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन कमीशन जो है वो 2013 और 14 में भी पाकिस्तान को GSP+ देने के हक में था, और अब भी जो यूरोपियन कमीशन है वो पाकिस्तान का GSP+ जो है इसको सस्पेंड करने के हक में नहीं है। लेकिन पिछली दफ़ा भी हुआ ये था कि यूरोपियन कमीशन ने रिकमेंड कर दिया, और उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में एक कमेटी होती है जिसको ट्रेड कमेटी होती है, जिसको वहाँ पर इंटा कमेटी कहते हैं। उस वक्त उसके 33 मेंबर थे, अब उसके 44 मेंबर हैं। तो उस वक्त 11 जो थे मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट, उन्होंने यूरोपियन कमीशन की सिफारशात के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मूव किया था, और उस वक्त जितने भी बड़े बड़े ग्रुप थे वो इसके ख़िलाफ़ थे। तो उस वक्त भी मैं वहाँ पर 3-4 मरतबा गया, और क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, तो उनको गया, उनको लॉबी किया, और अल्लाह की मेहरबानी से मैं 200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट को 1-on-1 मिला था। और उसके बाद हमारे इंटा कमेटी में भी हम 1-2 वोटों से जीत गए, और पार्लियामेंट में तो माशाल्लाह हमें 2/3 वोट मिले थे। अब भी 27 अप्रैल को एक रेजोल्यूशन मूव हुआ, एक रेजोल्यूशन पिछले वीक मूव हुआ है, जिसमें उन्होंने हमारे GSP+ के स्टेटस पे यूरोपियन पार्लियामेंट ने सवालात जो हैं वो उठाए हैं, और उन्होंने अपनी रिजर्वेशन जो हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के शगुफ्ता कौसर और अमानुएल के हवाले से,
और दूसरे हवालों से हम अपने मिनॉरिटी राइट्स के हवाले से क्वेश्चन उठाए हैं। तो इंशाल्लाह अब भी वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे आपको मालूम है कि वहाँ पर मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट से तल्कात हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी हर चीज़ जो है उसको इंडिया एक्सप्लॉइट करता है। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता, आप तो उस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं। आपका एक बयान सामने आया जो बड़ा गर्दिश कर रहा है कि की होया जे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम नहीं आई, अच्छा ही होया है कि नहीं आई। यहाँ पे जो हमारे मार्केट्स के सरबराह हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया है। आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे। बोरिस जॉनसन ने आज तनकीद भी की है, बरहमी का इजहार भी किया है ECB पे। क्या समझते हैं कि उनका दौरा मुलतवी होना पाकिस्तान पे इम्पैक्ट कोई नहीं? और दूसरा, वज़ीर आज़म ने जो नोटिस लिया, क्या ये सिर्फ ढोंग है या एक्चुअल वाकई नोटिस लिया होगा? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यकीनी तौर पर आपको मालूम है कि पाकिस्तान के लोग जो थे ये बड़े हॉस्पिटेबल हैं। ये हमेशा इंडिविजुअल हैसियत में लोग आएँ तो वो इसमें जो है यहाँ पर उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और जिस तरीके से हमारे शायकीन जो हैं लोगों को दाद देते हैं, तो सारी नेशन जो है वो इस चीज़ को देख रही थी कि क्रिकेट जो है हमारे मुल्क में जो है वो टीम न्यूजीलैंड की आ रही है, हमारे मुल्क में जो है इंग्लैंड की टीम आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लेट्स से कि पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड में जाना होता या पाकिस्तान की टीम ने बरतानिया में जाना होता, तो अगर वहाँ पर हमारी टीम कोविड-19 की वजह से या किसी और वजह से दौरा कैंसिल कर देती, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर किसी एक दिन कोई एक खबर आ जाती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 7 दिन सवाए इस बात के कि कौम को और डिप्रेशन करने के कोई और बात ही नहीं हो रही हर चैनल पे कि दौरा मस्कूक हो गया, कोई कहता हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि नहीं आए, जब मौका आएगा इंशाल्लाह ये सारे लोग जो हैं हमारे मुल्क में आएंगे। जब हमारी टीम बेहतरीन टीम बन जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हर टीम जो है हमारी टीम से सब एक आखिरी सवाल करेगी। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमें इस चीज़ पे इतना जिस शिद्दत से हम नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं, हमें सारी दुनिया से जंग तो नहीं करनी है भाई। नहीं आए, हमने चलो प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन अगर कोई सी हमारा दौरा मुंतकिल ना होता वहाँ पे, तो वहाँ पर कोई किसी ने वहाँ पर टेलीविज़न की हेडलाइन 7 दिन नहीं चलनी थी। अच्छा जो सब एक आखिरी सवाल, नून लीग में बयानिया की लड़ाई चल रही है, बड़े करीब रहे हैं आप उनके भी, क्या बयानिया की लड़ाई वाकई है, नूरा कुश्ती है, ड्रामा है, या आगे जाने वाले दिनों में किसका बयानिया चलेगा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी हुकूमत को अपोजिशन की कमज़ोरियाँ जो हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझना चाहिए। मैंने 40 साल पॉलिटिक्स की है और मैं आपको ये बात कहता हूँ कि 40 सालों में मैंने 3 मुल्कों के इंतखाब पे गहरी नज़र रखी है। बरतानिया में जब इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं, और अमेरिका में जब इलेक्शन होते हैं। और तमाम मेरे दोस्तों को मालूम है कि मेरी प्रेडिक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन से हवाले के, बरतानिया के इलेक्शन के हवाले से, अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से कभी भी मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे इलेक्शन लड़ना है, हमें अपनी डिलीवरी पे इलेक्शन लड़ना है, हमें गुड गवर्नेंस पे इलेक्शन लड़ना है, हमें हेल्थ को बेहतर बना के इलेक्शन लड़ना है, हमें काश्तकार जो हैं माशाल्लाह, अब मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारे काश्तकार जो हैं पहले से ज़्यादा हमारे दौर में खुशहाल हुए हैं। हमें शहरों में महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेक पे शादी साहब जाना है, तो हमें उन लोगों के एक प्रेडिक्शन 2023 के हवाले से भी कर दें। देखें, 2023 के हवाले से मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हमें गुड गवर्नेंस देनी है, हमें महंगाई पे कंट्रोल करना है, हमें अपने आवाम को जो देनी है, अदारों को बेहतर बनाना है, हेल्थ को बेहतर बनाना है। और अगर हम इनमें कामयाब हो गए, लोगों के माइंड्स एंड हार्ट विन किए, तो इंशाल्लाह फिर हम जीतेंगे। लेकिन हमने अपनी कारकर्दगी पे इलेक्शन अगला जीत सकते हैं, ये सोच कर के हमारे मुखालिफ जो हैं वो डिवाइडेड हैं, उनका बयानियाँ डिफरेंट हैं। देखें, अपोजिशन के 24 घंटे में एक प्लेटफार्म पे आ जाती है, पार्टियां जो हैं
2 घंटों में इकट्ठी हो जाती हैं। तो हमें अपना जो इलेक्शन की तैयारी जो है ये समझ के करनी है कि अपोजिशन मुत्तहिद भी हो सकती है, नून लोग का जो दोनों का बयानिया है अपोजिशन को कमजोर समझ के अगले इलेक्शन में नहीं जाना, ये समझ के जाना है कि अपोजिशन सारी मुत्तहिद है, स्ट्रांग है, हमें अपनी कारकर्दगी दिखानी है, अपना बेस्ट देना है, तो फिर अगला इलेक्शन मौजूदा हुकूमत के नाम फिर से हो सकता है। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सरवर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का जो ये मौजू था कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस गिरदाब से निकलेगी, जो इल्ज़ामात अपोजिशन लगा रही है, किस तरीके से उनको रद्द करके 2023 के इलेक्शन में जाया जाएगा। चौधरी साहब हमारे साथ है। दीगर सियासी मंजरनामे पे हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन ये कहती है कि हम पे हाथ ना डालो, सिर्फ गरीबों का एहतसाब करो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी निशाना बनाया है और दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपोजिशन सिर्फ ये कहती है कि हमें NRO दे दो, ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में क्या सियासी भूचाल मजीद बढ़ेगा? चेयरमैन नैब के मामले पे क्या अपोजिशन के साथ हुकूमत की तलखी फिर से बढ़ेगी? इलेक्शन कमीशन के मामले पे ये ऊंट किस करवट बैठेगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा नबील गबोल साहब ने। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नबील गबोल साहब, आपका ये कहना था कि EVM जो मशीन है वो आप वोट PTI को डालेंगे, वो पीपल्स पार्टी या PMLN को डालेंगे, वो PTI को चला जाएगा। अब हुकूमत ये कहती है कि अगला इलेक्शन हर सूरत EVM के साथ होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से मुखालिफत करेगी और किस तरीके से इसको रद्द करवाएगी? देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जो कि टकराव का माहौल है। जाहिर है, जब इलेक्शन कमीशन ने ये बात की है कि RTS के तहत इलेक्शन होगा और उन्होंने ऐलान किया है, और आई थिंक ये इन्होंने बाकायदा इसको एक लॉ है, इस ऑर्डिनेंस नहीं था, आई थिंक बिल की सूरत में इसको एक कानून बना दिया था कि RTS के तहत जो है इलेक्शंस होंगे, और वही कल इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान किया कि RTS के तहत होगा। अब ये झगड़ा ऑपोजिशन का नहीं है, अब झगड़ा इलेक्शन कमीशन का, एक इदारे का और हुकूमत का है। मैं समझता हूँ कि अगर ये इमरान खान PTI की हुकूमत कोशिश करेगी इस कानून को तब्दील करने के लिए, कोई बिल पेश करेगी, ऑर्डिनेंस के थ्रू करेगी, तो पीपल्स पार्टी भरपूर एहतजाज करेगी। और मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल में हो सकता है शायद आगे जाके ऐसी सूरत हाल में PDM दोबारा इकट्ठा हो जाए, ऑपोजिशन का अलायंस इकट्ठा हो जाए और एक भरपूर तहरीक चलेगी। और ये तहरीक मेरे ख्याल में इसलिए कामयाब होगी क्योंकि इस वक्त पब्लिक आवाम खुद हमें कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ TV टॉक शोज में आके बातें करते हैं महंगाई के हवाले से या जो मुल्क की सूरत हाल है, आप सड़कों पे हमें कॉल दें, हम आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इतनी तंग आ चुकी है, इतने बेजार हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से कि अब आवाम का निकलना जो है वो ना हुकूमत रोक सकती है ना ऑपोजिशन रोक सकती है। नबील गबोल साहब, आपने कहा कि पुराने सिस्टम के तहत इलेक्शन होंगे और पुराना सिस्टम जो है इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। आप ही की पार्टी के बड़े अहम रहनुमा एतजाज़ एहसन कहते हैं कि हुकूमत चाहे कोई आर्डीनेंस अगर ले आए और उस आर्डीनेंस या उस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन जो है पाबंद है फिर इलेक्शन करवाने का। आपकी बात और आप ही के पार्टी के रहनुमा एतजाज़ हुसैन जो है वो कानून की बात करते हैं। अगर वाकई ऐसा हो जाता है जिस तरह एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी इलेक्शन का बाइकआउट करेगी, इलेक्शन में जाएगी, क्या करेगी? देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, जब एक रेफरी पहले से ही एक मैच को फिक्स कर देता है और उसके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं कि उसने मैच फिक्स किया हुआ है, मिसाल के तौर पर RTS के तहत इलेक्शन हुए थे पिछली, और वो इलेक्शन कमीशन ने कराई थी, और अब जो है ये EVM दोनों मुतनाज़ा मैं समझता हूँ तरीक़ेकार है, दोनों मुतनाज़ा है, चाहे EVM हो चाहे RTS हो। हम भरपूर इसका एहतजाज करेंगे इसके ऊपर। मैंने पहले भी कहा है। नबील गबोल साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, RTS के ऊपर तमाम अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन के मुखालिफ थीं कि RTS सिस्टम बैठ गया था। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि RTS के साथ ही करवाएंगे।
आप अपोजिशन जमातों की बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन को हिमायत हासिल है। आप ये कहते हैं ना आरटीएस चाहिए ना ईवीएम चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? हमें वही पुराना सिस्टम चाहिए जो पिछले 70 साल से इलेक्शन जिस तरीके से हो रहे, हमें वो पुराना सिस्टम चाहिए। सिर्फ उसका तरीका आरओ सिस्टम कह रहे हैं आप इलेक्शन, नबील कपूर साहब, आप आरओ सिस्टम कह रहे हैं। देखिए ना, आरओ सिस्टम का मुझे नहीं समझ आता है कि आप क्या मतलब लेना चाह रहे हैं, लेकिन आरओ सिस्टम में भी हमने वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं कि ये जो पोलिंग स्टेशंस है, पोलिंग स्टेशंस के अंदर जिस तरीके से पोलिंग के बाद जो रिगिंग होती है उसको रोकने के तरीकेकार हमने बताए ये हुकूमत को। हम चाहते हैं उसके ऊपर एक क्या तरीकेकार है, ताकि आवाम जानना चाहती हैं, आप पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, वो क्या तरीकेकार ऐसे हों कि जिससे ये सिस्टम ठीक हो सके? तरीकेकार ये हो जो ये ना हो कि इलेक्शन के दिन, पोलिंग वाले दिन जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बैठी हो। ये ना हो कि पोलिंग के बाद जब पोलिंग खत्म हो तो आपके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाए। ये ना हो कि आपकी गिनती, जो वोट्स की गिनती ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन उसको जो है 24 घंटे के बाद जो है वो फॉर्म 45 को जो है दिया जाता है। ये ना हो कि धुंध के अंदर जो है आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब किया जाए। ये चीजों को हम इन चीजों के खिलाफ है। बाकी ये ईवीएम, देखे मैं पहले कह चुका हूं, मैं वाहिद बंदा हूं जिसके ऊपर लोगों ने जग आसाई की, सबने कहा ये क्या बातें कर रहा है, बच्चों वाली बातें कर रहा है। अभी परसों फवाद चौधरी साहब ने भी आपके बारे में यही राय रखी है हमारे प्रोग्राम। नहीं, क्या बोला उन्होंने मेरे बारे में मुझे बताया ना। फवाद चौधरी मुझसे बहुत जूनियर है। मैंने पहले फवाद चौधरी को कहा था जो मशीन तुमने बनाई है, हम जिस जगह वोट डालेंगे वो वोट पड़ेगा पीटीआई को। तो आज भी मैं चैलेंज करता हूं, आप लेकर आए ना इसको, फवाद चौधरी को मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के थ्रू। आप एक बाय इलेक्शन जो है अभी जो होने वाला है बाय इलेक्शन, उसमें ईवीएम से इलेक्शन कराए। चलो हम आपको टेस्ट केस में आपको कहते हैं आप ईवीएम के तहत इलेक्शन कराएं, आप खुद बाद में रोएंगे, आप खुद बाद में रोएंगे। पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही है कि आप टेस्ट केस के तौर पे बाय इलेक्शन में ईवीएम को आजमा सकते हैं। आजमा सकते हैं, आप आजमा के देख ले कि ईवीएम का, अगर आप समझते हैं हैकर्स फिर बिकेंगे, फिर हैकर्स खरीदे जाएंगे, फिर हैकर जो है 18 साल के बच्चे जो अभी से बैठ के बड़े बड़े बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं, जो एफबीआर के अकाउंट को हैक कर सकते हैं। एफबीआर का आपको पता सिस्टम पूरा जो है कि एक 18 साल के बच्चे ने हैक किया। तो आप नहीं समझते कि ये जो ईवीएम में हैक हो सकता है? नए इस्लाहात हैं उसके तहत वो एजेंसीज फोर्सेस जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो नहीं होनी चाहिए पोलिंग स्टेशन के अंदर, आपके इधर इतने इलेक्शन हुए हैं और गवर्नमेंट सिंध ने खुद उन फोर्सेस को कहा है कि आप आके सिक्योरिटी संभालें, आप ही की हुकूमत आप ही के सूबे में खुद वो कहती है, तो फिर किस तरीके से हो सकता है कि ये सिस्टम ख़त्म हो? मुझे एक बात बताएं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है सिक्योरिटी देना। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम नहीं है कि पोलिंग बूथ के अंदर खड़े होना। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हों, ये हमारा डिमांड है कि वो सिक्योरिटी को मेंटेन करें और वो पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हों। लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर खड़े हों और अगर पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया जाए और अगर कैंडिडेट्स को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए तो फिर हम क्या समझेंगे? यही चीज हुआ है 2018 के इलेक्शन में। तो ये चीजें अपने आप को मुतनाज़ा ना बनाए इदारे हमारे। जिस तरह आप देखें इस वक्त इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई है, इस तरीके से इदारे अपने आप को मुतनाज़ा ना बनाए। और इमरान खान देखें, इमरान खान की जो टीम है, फवाद चौधरी की जो ये काबीना, इनकी जो काबीना, ये अंडर 19 के खिलाड़ी हैं, इनको नहीं आता है सियासत करना। इन्होंने कभी जिंदगी में सियासत नहीं, इन्होंने कभी एक यूसी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं जीता है। लेकिन आप देखें कि इस अंडर 19 टीम जो है, ये इस अंडर 19 टीम ने जितने सीनियर खिलाड़ी थे सबको पीछे लगाया हुआ है। पीछे नहीं लगाया है। देखें ये हमारे जो है ना भाई लोग अगर हाथ उठा लेना इनसे, जो इनको सपोर्ट करते हैं, फिर इनको पता चलेगा कि सियासत किसका नाम है। इनको तो सियासत आता ही नहीं है। ये हमारे कुछ दोस्त जो हैं इनको सपोर्ट करना छोड़ दें, फिर इनको पता चलेगा। नबील कबूल साहब, चेयरमैन नैब के मामले पे अगर हुकूमत फर्ज कर लीजिए तौसीक का फैसला करती है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी होगी या हुकूमत के साथ?
किस हवाले से है आपकी आवाज़? चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले चेयरमैन, देखिए ये जो एक्सटेंशन का जो तरीक़ेकार है ना, जो एक्सटेंशन का गेम है, ये बड़ा खतरनाक गेम है। ये एक्सटेंशन जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है, हम जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की जब बात करते हैं तो चलो कहा जाता है कि जी मुल्की हालात ऐसे हैं, इन्होंने मुश्किल हालात में जो है मुल्क को जो है मुल्क की दिफा की है और इनको 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 कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है किस तरीके से लड़ना है और उन्होंने पहले जिस तरह मुल्क का दफा किया है तो इनको कंटिन्यू करें। हम मानते हैं, चले ये एक इन्होंने बात की जिसमें थोड़ा लॉजिक बनता है, लेकिन चेयरमैन नैब का कंटिन्यू करवाने का मतलब क्या है? वो कहते हैं हालिया मुद्दत में सबसे ज्यादा रिकवरीज हुई हैं, उतनी नैब के इजरा से लेके अब तक नहीं हुई जितनी 3 सालों के अंदर हो गई। मुझे बताएं, आपको ये रिकवरी नजर आ रही है कहीं पर? ये पैसे किसी ट्रेजरी में जमा हुए हैं? ये पैसे कहाँ गए? 400 अरब कहते हैं रिकवरी की है, ये हमें 400 अरब छोड़े 40 अरब बता दें कि ये पैसे आप ना, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद चाहता हूं आप हमारा नाम लें, कहें, बताएं ये पॉलिटिशियन से इतना पैसे मिले, इस पॉलिटिशियन से इतना मिले, प्री बार्गेन जो करते हैं वो पैसे मिलते हैं आपको, आप तो बताते हैं नहीं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, आप छुपा लेते हैं, आप उनको राज में रखते हैं, आप कौम को बताते नहीं है कि कितना जो है करप्शन हुआ है। आप बताएं तो सही, हम माने कि 400 अरब आपने किस से निकाले हैं? आपने कहा फालूदा वालों के जाली अकाउंट से, पापड़ी वालों के जाली अकाउंट से, तो वो अकाउंट किसके हैं? आप बताएं तो सही, लेकिन आप बताते नहीं है, तो फिर हम क्या समझे कि ये वो वैसे ही ये तोशी, वो क्या है जिसपे ये जो गिफ्ट मिलते हैं बाहर से वजीर आजम को जो जमा हुए हैं, क्या तोशा खाना वाला, तो ये क्या तोशा खाना में जमा कर देते हैं क्या ये? अच्छा नबील गबोल साहब, आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ पे जो केसेस हैं, जो उन्हें सजा हुई, जो उन पर करप्शन के या इवन फीड के जो मामलात हैं, आप क्या समझते हैं, दुरुस्त हैं, गलत हैं? नहीं, मैं किसी का दिफा नहीं कर सकता हूँ, ना किसी की मुखालफत। आप एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से क्या समझते हैं? नहीं, मुझे नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, लेकिन अगर पहली दफा ही अगर वो जरा संभल के चलते और दूसरी दफा जो उन्होंने संभलने से मुराद क्या आपकी? संभलने का मुराद ये है कि देखें, आप अपने ही इदारे को जब टारगेट करेंगे, आप अपने ही मुल्क के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन, और उसको अगर आप मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ की एक बहुत बड़ी गलती है कि वो तुर्की के सदर जो एर्दोगान है उससे मुतासिर है। हमारे मुल्क का नुकसान इस सूरत में है कि ज़ाहिर है पड़ोसी ममालिक जो अफगानिस्तान से भी आपको जो बातें पता चल रही है किस तरह भारत वहां से बैठकर पाकिस्तान को कमजोर कर रहा था, उनको मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की ये बहुत बड़ी गलती कि उन्होंने हमेशा हमारे इस इदारे के साथ जो है ये तो बात होगी कि लिहाजा मैं करप्शन की बात कर रहा था, क्या मियां नवाज शरीफ ने करप्शन की थी? मैं कैसे कह सकता करप्शन की? मैंने तो उनकी करप्शन नहीं देखी। देखें, क्या जरदारी साहब पे जो मियां नवाज शरीफ ने इल्जाम लगा के इतने अरसे अंदर रखा, वो गलत था या सही था? देखो, एक भी केस साबित नहीं हुआ है जरदारी साहब के ऊपर जो 8 साल जेल में थे, एक केस भी साबित नहीं हुआ है। तो फिर क्या नवाज शरीफ ने वो गलत साबित, मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक केस भी साबित नहीं हो रहा है तो फिर साबित हुआ तो सजा हुई नहीं, साबित अगर हुआ है, सजा हुई है, तो फिर नवाज शरीफ साहब को आके फेस करना चाहिए। अगर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हैं तो ये उनके मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नवाज शरीफ साहब ने गलती ये की कि अपने इदारों को टारगेट किया, उन्हें संभल के चलना चाहिए था, और जो उन पे केसेस साबित हुए हैं उसका दिफा आके उन्हें मुल्क में करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और आना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।